नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। अगले 1 घंटे रहिएगा साथ, तमाम खबरों से कराएंगे रूबरू। बात लखनऊ की करेंगे, जहां पर इस वक्त समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये विधायक इसमें शिरकत नहीं कर रहे हैं। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या ये पूरा मामला पहले भी ये ऐलान किया गया था समाजवादी पार्टी की ओर से कि इस तरह का मार्च किया जाएगा, लेकिन आज बाकायदा ये मार्च हो रहा है? देखिए, बिल्कुल नेहा, तस्वीरें हम आपको पहले दिखा देते हैं। अखिलेश यादव जो है आज मानसून सत्र के आखिरी दिन अपने विधायकों के साथ में पहले राजभवन पहुंचे थे। आजम खान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही उसको लेकर के एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया था सपा ने, लेकिन उसके बाद 11 बजते ही जैसे ही सदन शुरू हुआ, अखिलेश यादव समेत तमाम जो विधायक थे वो सरकार पर सवाल खड़े करते हुए हंगामा करने लगे और उसके बाद में जो है सीधे वॉकआउट कर दिया और इस बात को कहा कि सरकार उनकी बात को नहीं सुनती है और सीधे तौर पर जो है झूठ बोलने वाली सरकार होने का आरोप यहां पर समाजवादी पार्टी ने लगाया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पैदल मार्च करते हुए इस समय अखिलेश यादव जो है विधानसभा से अपने कार्यालय की तरफ जा रहे हैं। और सीधे तौर पर आप देखें तो बड़ी बात यही है कि समाजवादी पार्टी जो शुरू से इस बात को कह रही थी कि लगातार सरकार की मंशा जो है वो इस सत्र को लेकर संजीदा नहीं है, और यही बात उन्होंने फिर कही है। अखिलेश जी सीधे तौर पर आप देखेंगे इस वक्त जो है वो पैदल यात्रा करते हुए जा रहे हैं और बड़ा सवाल सपा ने पहले दिन से यही उठाया था कि आखिर 5 दिन के सत्र में सरकार की मंशा क्या है। सदन में बहस नहीं होना चाहते और सड़क पर जब पहले दिन भी इस तरीके की तस्वीरें आई थी कि समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने इस बात का आरोप लगाया था कि सरकार सुन नहीं रही, उसी की जो तस्वीरें आज दिखाई दे रही है। और सीधे तौर पर आप देखेंगे अखिलेश यादव इस वक्त किस तरीके से पैदल मार्च करते हुए सीधे समाजवादी पार्टी के दफ्तर जा रहे हैं और लगातार ये हंगामा जो है इस मानसून सत्र पे देखा जा रहा है और अखिलेश यादव सीधे तौर पर सरकार पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखेंगी किस तरीके से तमाम विधायक जो हैं, 111 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, और वो सभी के सभी इस वक्त जो है पैदल मार्च करते हुए जा रहे हैं सरकार पर किसी भी बात को ना सुनने, कानून व्यवस्था और आजम खान की कार्रवाई को लेकर के जो मुद्दा है वो लगातार गर्म होता जा रहा है। जी अभिषेक, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर एक दबाव बनाने की कोशिश सरकार पर कर रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक क्या बयान आ रहे हैं? क्योंकि बार बार चर्चा की बात हो रही है कि करना है तो सदन में कीजिए, सड़क पर तो सिर्फ विरोध हो सकता है। देखिए, बिल्कुल सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि अगर चर्चा करना है तो विपक्ष सदन में आए और चर्चा को करे, लेकिन सरकार का कहना है कि विपक्ष की जो मंशा है वो हंगामा करने की है। आज सुबह ही जब हमारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बात हुई कि इस तरीके की कार्रवाई आज सपा करने जा रही है, तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि ये हार का नतीजा है। जो समाजवादी पार्टी इस तरीके की बौखलाहट में काम कर रही है, वो नहीं चाहती कि सदन चले, तो सरकार बार बार इस बात को कह रही है। कल ही महिलाओं को लेकर के विशेष सत्र चलाया गया और आज चूंकि आखिरी दिन था मानसून सत्र का और आज ही आखिरी मौका था विपक्ष के पास में भी और सरकार के पास में भी ये बताने का कि क्या कुछ उन्होंने किया है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से लगातार पैदल मार्च कर रहे हैं अखिलेश यादव, अभी तक रुके नहीं है कहीं, सीधे सदन से वॉकआउट किया और उसके बाद में उद्धव गुट और शिंदे गुट मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर भिड़ गए हैं और अब ये लड़ाई बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी है। इस बार एकनाथ शिंदे से जीत किसकी होती है, हर किसी की नजर अब इसी पर टिकी हुई है। महाराष्ट्र की सरजमी से शुरू हुई यह सबसे बड़ी अदावत है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच फिर से एक जंग छिड़ी है। शिंदे की बगावत ने पहले उद्धव की कुर्सी छीन ली, अब जंग उस मैदान पर चल रही है जिस पर बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र में अपनी ठसक की शुरुआत की थी। जी हां, मुंबई के दादर में स्थित शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे आपस में भिड़ गए हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वो शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करेंगे, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो शिवाजी पार्क में रैली करेंगे।
और बीएमसी कह रहा है कि इस टकराव के बाद दोनों में से कोई शिवाजी पार्क में दशहरा रैली नहीं करेगा। महाराष्ट्र की सत्ता जाने के बाद उद्धव बनाम एकनाथ शिंदे की जंग यहीं से शुरू होती है। छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान, इसके ऊपर जो 6 प्रोग्राम होने वाले बीएमसी के माध्यम से परवानगी दी जाती है, परमिशन दी जाती है, उसको भी उन्होंने जानबूझकर कोर्ट कारस्थान करके ये सब अटकाया है। आखिर इस शिवाजी पार्क में ऐसा क्या है? सबसे पहले आपको इसका पूरा सच दिखाते हैं, तो सुनिए। जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो मुंबई के शिवाजी पार्क से ठाकरे परिवार की ठसक शुरू होती है, क्योंकि बाल ठाकरे ने इसी शिवाजी पार्क में अपने दोस्तों के साथ नारियल फोड़कर शिवसेना का गठन किया था और बाल ठाकरे ने लगभग अपने सभी बड़े फैसले इसी शिवाजी पार्क से लिए। 17 नवंबर 2012 को बाल ठाकरे का निधन हुआ और इसी शिवाजी पार्क में उन्हें मुखाग्नि दी गई। शिवसेना का कहना है कि वो 40 साल से अधिक समय से शिवाजी पार्क में दशहरा रैली कर रही है और बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद पिछले 9 साल से उद्धव ठाकरे ही रैली को संबोधित करते हैं। और इस बार 5 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में बीएमसी ने उद्धव ठाकरे को दशहरा रैली करने से रोका, तो उद्धव सेना सीधे हाई कोर्ट पहुंच गई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा के ये कहा था कि 20 दिन से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन बीएमसी है कि शिवाजी पार्क में रैली का जो मुद्दा है उस पर कोई निर्णय नहीं दे रही है, इसीलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ये आदेश दे कि बीएमसी कोई न कोई निर्णय जल्द दे दे। अब हुआ ये कि जब तक ये याचिका दायर हुई उसके और ये जब सुनवाई के लिए आई तभी बीएमसी ने निर्णय ले लिया। बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल का कहना है कि अगर एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट में से किसी को भी दशहरा रैली की इजाजत दी गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। कि हर टाइम परमिशन दी जाती है, ये टाइम जानबूझकर टांग डाली है, तो बीएमसी के ऊपर, इकबाल चहल के ऊपर तो बहुत बड़ा प्रेशर है। आप दसरा के दिन कीजिए, शिव तीर्थ के ऊपर कीजिए, लेकिन जो बाला साहब के जो विचार है वो कहां से लाएंगे? आप भाषण दे सकते हैं, लेकिन उस भाषण में बाला साहब नहीं रहेंगे, उस भाषण में उनके विचार नहीं रहेंगे। तो बिना विचारों का भाषण तो कोई भी कर सकता है। आप दसरा के दिन करो या किसी और दिन करो, उसको कोई मतलब नहीं बनता है। हाईकोर्ट में शिवसेना 1966 से शिवाजी पार्क में अपनी पारंपरिक दशहरा रैली की दलील दे रही है और 23 सितंबर को इस पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही उद्धव एलानिया कह रहे हैं कि दशहरा रैली तो शिवाजी पार्क में ही होगी। उद्धव गुट से एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद संग्राम असली शिवसेना को लेकर भी छिड़ा हुआ है। ऐसे में उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर भी अटैक कर रहे हैं। उद्धव ने कहा, इन दिनों एक गिरोह घूम रहा है जो पिता को चुराता है। पहले मैंने बच्चों की चोरी वाला गिरोह देखा है, लेकिन ये गिरोह नया है। ये देशद्रोही ढोकला खाने के लिए सूरत गए थे, क्योंकि वो हमारी मिर्ची का ठेचा नहीं पचा सके। हम आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बता रहा है और इसी दलील के बिना पर शिंदे गुट शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की परमिशन मांग रहा है, जबकि उद्धव गुट का कहना है कि बाल ठाकरे के वारिस वो हैं, इसलिए असली शिवसेना वही है। दिल्ली से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। देश में आतंकी साजिश करते रहे, टेरर फंडिंग करते रहे पीएफआई पर जांच एजेंसियों के शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गुरुवार को पीएफआई पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है और कार्रवाई से बौखलाया पीएफआई आज हंगामा, तोड़फोड़ और बंद पर उतर आया है। आज पीएफआई केरल बंद कराने पर तुला है। केरल के कई शहरों से तोड़फोड़, हिंसा की चिंताजनक खबरें आ रही हैं।
कल पीएफआई के नेटवर्क पर इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई और आज पीएफआई के उत्पाती विंग ने केरल बंद की कॉल दे दी। केरल के कई हिस्सों में पीएफआई हिंसा और तोड़फोड़ पर उतर आया। तिरुवनंतपुरम की तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पीएफआई के कैडर ने बस में तोड़फोड़ कर दी, शीशे चकनाचूर कर दिए। कल की रेड ने लगता है पीएफआई की कमर ही तोड़ दी है। रेड से तिल मिलाए पीएफआई की बौखलाहट अब सामने आ रही है। केरल बंद के दौरान कोल्लम में पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दिया। कोल्लम में पीएफआई के हमले में पुलिस का एक जवान भी घायल हो गया। उधर बस पर हमला कोच्चि में भी हुआ। बंद के चलते यहां बसें डिपो में खड़ी दिखी। पीएफआई के बंद का असर केरल के कई शहरों में साफ साफ दिख रहा है। कोट्टायम में बाजार बंद दिखा, दुकानों के शटर बंद दिखी। इन तस्वीरों में पीएफआई की हताशा साफ साफ देखी जा सकती है। गुरुवार को 15 राज्यों में एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई और 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रेड में पीएफआई के तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हैं और इसके अलावा दिल्ली में पीएफआई के जो अध्यक्ष हैं परवेज अहमद, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। परवेज अहमद वही मुस्लिम नेता हैं जिन पर शाहीन बाग के आंदोलन को फंडिंग करने के आरोप लग चुके हैं। इसके अलावा एनआईए ने लखनऊ से मोहम्मद वसीम नाम के उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है जिसने ज्ञानवापी मामले में फैसला सुनाने वाले वाराणसी कोर्ट के जज को धमकी दी थी। लेकिन पीएफआई की साजिश के तमाम सबूतों के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पीएफआई समाज सुधारक नजर आते हैं। ऐसे ही लोगों में समाजवादी पार्टी के एक सांसद भी हैं। उनका जुर्म क्या है? एक पार्टी है, वो एक संस्था चला रहे हैं और एक प्रोग्राम है उनका, जैसा और पार्टियां अपने प्रोग्राम चलाती हैं। तो उनका जुर्म क्या है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? पूछा भाई क्या उनसे कुछ खतरा हो गया या वो मुल्क के लिए खतरनाक है या इस पार्टी के लिए खतरनाक है? क्या बात है, क्यों उसके साथ ये अमल हो रहा? और कितनी पार्टियां देश के अंदर चल रही हैं सियासी। पीएफआई के केरल बंद से साफ पता चल रहा है कि इस संगठन के इरादे कितने खतरनाक हैं, ये अब छिपा नहीं है। तिरुवनंतपुरम से शिवली के साथ आज तक ब्यूरो। और अब से कुछ देर पहले हमने आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर की तस्वीरें दिखाई थी जहां पर समाजवादी पार्टी का मार्च चल रहा है। एक बार फिर से आपको लखनऊ लिए चलेंगे जहां पर ये मार्च इस वक्त भी है जिसमें अखिलेश यादव इसकी अगुवाई कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सरकार झूठा केस दर्ज कर रही है आजम खान पर। इसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये वो काफिला है समाजवादी पार्टी के विधायकों का जो इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। लेकिन इस काफिले में तमाम वो दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी के जो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, चाहे वो मामला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बढ़ी हुई फीस का हो या फिर आजम खान पर झूठे केस का हो। इसको लेकर सुबह से ही गहमा गहमी जारी है। तरीके से आप सदन चलना चाहिए, सदन की मांग करते रहे कि सदन चले और जो सरकार का जवाब आना चाहिए था महंगाई, रोजगार और नौकरी को लेकर के सरकार का अभी भी स्पष्ट नहीं है। और जो सरकार दावा करती थी कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, उसके लिए आखिरकार सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है? वॉकआउट क्यों करना पड़ा? आप लगातार इसलिए क्योंकि सरकार का कोई जवाब नहीं आ रहा है। कानून व्यवस्था पर भी बात बिल्कुल अखिलेश यादव है, सीधे तौर पर आज तक से बात की है और इस बात को कहा है कि सरकार उनकी किसी बात को नहीं सुन रही, सदन खाना पूर्ति के लिए चलाया जा रहा है और इसीलिए सरकार का विरोध करते हुए तमाम समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अखिलेश यादव के साथ में आज सदन से आखिरी दिन मानसून सत्र के वॉकआउट किया है और सीधे तौर पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। तो अखिलेश यादव सीधे इस बात से नाराज कि आखिरकार जब सवाल पूछो तो सदन में चर्चा नहीं हो रही है, जिसके बाद ये कदम उठाना पड़ा है। सड़कों पर उतरकर विरोध जताते हुए समाजवादी पार्टी के नेता और उनकी अगुवाई, उनका नेतृत्व कर रहे हैं अखिलेश यादव और कह रहे हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात चल रही थी, 5 ट्रिलियन
और उसके में अभी तक किस तरीके की योजना सरकार ने बनाई है वो तय नहीं कर पाई है सरकार। कैसे बनाएगी उस पर क्लियर करनी चाहिए तस्वीर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अमित शाह की, क्योंकि आज वो बिहार के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय दौरा है। इस दौरे में इस बात पर फोकस रहेगा कि सीमांचल किस तरीके से जीता जाए 2024 में। आज पूर्णिया में उनके कार्यक्रम होने हैं। वो 2 दिन सीमांचल में रहने वाले हैं और अमित शाह की मौजूदगी से बिहार की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। बिहार में एक नई जंग का मंच सज चुका है और इस जंग का एपिसेंटर है सीमांचल। आपको थोड़ी हैरानी हो सकती है, लेकिन जिस सीमांचल में मुसलमानों का बोलबाला रहा, जिस सीमांचल में बीजेपी के लिए ज्यादा सियासी संभावना अब तक नहीं दिखी, उसी सीमांचल में अमित शाह शंखनाद करने आ रहे हैं और जिसकी पुरजोर तैयारियों की झलक आप खुद देख सकते हैं। तैयारियां जो है वो बिल्कुल पूरी की जा चुकी हैं और अमित शाह का ये 2 दिवसीय दौरा रहने वाला है। आज वो पूर्णिया में रहेंगे और पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद वो सीधा किशनगंज जाएंगे, जो एक और मुस्लिम बहुल इलाका है, और वहां पर फिर ताबड़तोड़ आज शाम बीजेपी के नेताओं के साथ मंथन होगा। बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक है बिहार की, उन बैठकों का दौर चलेगा और कल फिर किशनगंज में फिर कार्यक्रम है अमित शाह का। तो ये 2 दिवसीय दौरा होने वाला है और इसको लेकर जबरदस्त सियासी भूचाल बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां हम देख रहे हैं तेजस्वी यादव हो या आरजेडी इस दौरे पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर सीमांचल का इलाका ही अमित शाह ने क्यों चुना, जो कि एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। बीजेपी जेडीयू के रिश्ते खत्म होने के बाद बीजेपी के किसी नेता का ये पहला दौरा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस दौरे को कामयाब बनाने में लगे हैं। केंद्रीय मंत्रियों को तैयारियों में लगाया गया है। गिरिराज सिंह लगे हैं, नित्यानंद रॉय लगे हैं। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो इसका मतलब साफ है, बीजेपी इस दौरे से बहुत कुछ हासिल करना चाहती है। मकसद साफ दिख रहा है। हिंदुत्व वोटरों की लामबंदी, मुस्लिम तुष्टीकरण पर चोट, बांग्लादेश से घुसपैठ पर निशाना, रोहिंग्या मुसलमानों का सवाल, आरजेडी जेडीयू के माई फैक्टर की काट। बीजेपी के टारगेट पर कौन कौन सा मोर्चा और क्या क्या मुद्दे हैं, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। गिरिराज सिंह बीजेपी के उन नेताओं में हैं जो ये बात मान भी रहे हैं कि सीमांचल बीजेपी के लिए क्यों अहम है। सीमांचल क्षेत्र खासकर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां माना जाता है कि बीजेपी का वोट बैंक भी नहीं है। यहां से शुरुआत करने की वजह गिरिराज जी, क्यों नहीं वोट बैंक है? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में काम करता, तो सीमांचल में भी, पूर्वांचल जिसको आप सीमांचल कहते हैं, यहाँ भी हमारा वोट है। यहाँ भी लोग हैं, भारत के लोग हैं, बिहार के लोग हैं और नरेंद्र मोदी के गृह मंत्री हैं अमित शाह। आज मेरे नजर में तो वो देश के सरदार पटेल आज की तारीख में है, उनको यहाँ आना जरूरी है। सीमांचल में मुसलमानों की बड़ी आबादी यहाँ का बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। हमने सीमांचल के 4 जिलों में मुस्लिम आबादी को लेकर रिसर्च किया। किशनगंज 67% से ज्यादा, अररिया 43% से ज्यादा, कटिहार 44% से ज्यादा, पूर्णिया 38% से ज्यादा, जबकि बिहार में मुसलमानों की आबादी 16.09% के करीब है। यानी कि इन 4 जिलों में मुसलमानों की भारी भरकम आबादी है। इसलिए ये माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए सीमांचल में हिंदुत्व पर मोर्चाबंदी की कोशिश ज्यादा मुफीद रहेगी और ये 2024 के लोकसभा चुनाव का स्टेज सेट करने में भी कारगर रहेगा। इसलिए तेजस्वी से लेकर लालू तक अमित शाह के दौरे को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। देखिएगा किशनगंज के इलाका में, अररिया के इलाका में शाह आके घूम रहे हैं। जरूर के मन में काला चाहता है लोग आपस में लगा के और हम शक्ति को प्राप्त करें। हम लोग सजग है, नीतीश कुमार सजग है। आने का मकसद क्या है? आने का तो यही मकसद है ना, जो समाज में जहर बोना है, एक दूसरे में झंझट पैदा करना है,
बेकार की बातें करनी है, फूल जुलूल बात करेंगे। अमित शाह जी आएंगे क्या बोलेंगे? जंगल राज आ गया, यही बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? हर जगह एनआईए का छापा पड़ रहा है। मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुओं को भड़काएंगे, यही काम रहेगा और कौन काम है? सीमांचल से अमित शाह आज जिस नए दौर का आगाज करने जा रहे हैं वो 2024 का बड़ा ट्रेलर माना जा सकता है, इसलिए इस दौरे पर सबकी नजर है। रोहित सिंह, पूर्णिया, आज तक। और आइए अब आपको दिखा देते हैं कि सीमांचल का ही इलाका क्यों चुना गया है अमित शाह के इस दौरे के लिए। क्या इसका महत्व है, किस तरीके से राजनीति में महत्वपूर्ण है। सीमांचल में मुस्लिम फैक्टर दरअसल बेहद अहम है। किसकी कितनी आबादी है ये आपको दिखा देते हैं। जिला किशनगंज, जहां पर मुस्लिम आबादी 1971 से लेकर 2011 तक बढ़ी है 67.98% 2011 में। वहीं हिंदू आबादी 2011 में 31.43%। जिला अररिया, यहां पर 1971 से लेकर 2011 तक मुस्लिम आबादी बढ़ी है 42.95%। 2011 में हिंदू आबादी 56.68%, यानी कि यहां पर हिंदू आबादी अररिया जिले में ज्यादा है। कटिहार जिले की अगर बात कर लें, यहां पर 2011 में 54.85% हिंदू, जबकि 44.74% मुस्लिम है। यहां पर भी हिंदू आबादी मुस्लिम आबादी के कंपैरिजन में ज्यादा है। पूर्णिया जिला, यहां पर रैली कर रहे हैं अमित शाह। यहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है 60%, यहां पर हिंदू है, जबकि मुस्लिम आबादी यहां पर 38.46% है। और यहां पर अगर आप देखिए लोकसभा की 4 सीटें हैं और इसमें किशनगंज कांग्रेस ने जीता, पूर्णिया जहां पर आज अमित शाह की रैली है वो जेडीयू के कब्जे में रही, कटिहार भी जेडीयू के कब्जे में रहा, वहीं अररिया बीजेपी के कब्जे में रहा है। तो लोकसभा के दृष्टिकोण से अमित शाह की ये रैली बहुत महत्वपूर्ण है, वो पहुंच रहे हैं। वहीं विधानसभा में अगर देखिए 24 सीटें आती हैं सीमांचल से, और यहां पर किस तरीके से बीजेपी यहां पर 8 सीट 24 में से 8 सीटें बीजेपी के खाते में है, कांग्रेस के खाते में 5 है, और एआईएम के 5 जीते थे, 4 छोड़कर चले गए थे, अब 1 बचे हैं। आरजेडी में वो 4 शामिल हो गए थे, वहीं आरजेडी के पास 1 जीते थे, लेकिन जो एआईएम के 4 आए थे तो टोटल हो गए 5। अब मैंने सुना है कि परेशान है लालू जी, नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी। क्यों आ रहे हैं गृह मंत्री जी? तो क्या गृह मंत्री जी को बिहार में आने के लिए लालू जी और नीतीश जी से वीसा देना पड़ेगा क्या? क्या मतलब है इसका? फिर वही भाषा, नरेंद्र मोदी जी बिहार नहीं आएंगे, बिहार में प्रचार नहीं करेंगे। क्यों आएंगे? बिहार भारत का अंग है और बिहार में सबको जाने घूमने का अधिकार है, मुझे भी है, एक साधारण बिहारी को भी है। केंद्र में इनकी सरकार 10-15 साल की तो हो गई है ना, 8 साल इधर भी रही है, पहले भी रही है। तो ये बताएं, ये व्हाइट पेपर इशू करें कि यहाँ पर कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को उसने पकड़ा। बिहार के सत्ता में भी लंबे समय से साझेदार बन के रहे। तो आप ये बताएं, ये तो इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों और बयानबाजी है। दिल्ली एनसीआर में कल से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, लेकिन लगातार हुई बारिश का सबसे गंभीर असर गुरुग्राम में दिखा। मूसलाधार बारिश से समंदर बना दिल्ली एनसीआर। डूबने लगी जिंदगी, बेबस हुए लोग, सड़कों पर समंदर जैसे हालात, डूब गई गाड़ियां। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर हाल बेहाल। भारी बारिश से ठप पड़ गया दिल्ली एनसीआर। दिल्ली परेशान थी कि उम्मीदों के हिसाब से बारिश नहीं हुई, लेकिन जब इंद्र देवता की मेहरबानी हुई तो इस बारिश से राजधानी का दम फूलने लगा। दिल्ली रेंगने लगी, बारिश का रिकॉर्ड बन गया।
बताएंगे आपको राजधानी का पूरा हाल, लेकिन सबसे पहले देखिए दिल्ली से सटे गुरुग्राम में इस आसमानी आफत का कहर टूटा। गुरुग्राम की ये 2 तस्वीरें देखिए और फिर हालात का अंदाजा लगाइए। यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि ये गुरुग्राम का हाल है। गुरुवार को मूसलाधार बारिश के बाद क्या हाल हुआ, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। हाईवे पर कमर भर पानी भर गया, लोग बेबस हो गए, सभी एक दूसरे के सहारे आगे बढ़ने को मजबूर दिखे। उसी हाईवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। इस बाइक वाले की हालत देखिए, पूरी बाइक पानी में डूब चुकी है। हेलमेट से समझ में आ रहा है कि ये युवक बाइक से जा रहा था। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर ही बारिश का पानी भरा तो ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। हालात ये हो गए कि कई रास्ते पूरी तरह पानी में डूब गए। मजबूरन लोगों को रूट बदलना पड़ा। और रास्ते में इतना बुरा हाल है, बंद हो गई एक्टिवा, पंचर भी हो गई, धक्का मार के किसी तरह चढ़ रहे हैं। कमर की ऊंचाई तक पानी है जी, बाढ़ सी आई हुई है, पूरा गंदा सीवर का पानी है सारा। और क्या है, पूरा जाम है जी, रास्ता ही नहीं है। हम तो दूसरे रूट से जा रहे हैं, रास्ता मेरा उधर से है, बट दूसरे तरफ से जाना है, पर इधर भी बुरा हाल है। अब उसी हाईवे की एक और तस्वीर देखिए। बीती रात दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हाईवे पर सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतार दिखी और उसमें यात्री परेशान होते रहे। दिल्ली से जयपुर जाने वाली सड़क पर भी वैसा ही आलम दिखा। दिल्ली से गुरुग्राम और एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों पर हर जगह बारिश की वजह से जलभराव हो गया। इस वक्त मैं राजीव चौक इलाके में खड़ा हूं और आप साफ तौर से देखते हैं कि वाहनों की जो कतारें हैं काफी लंबी होती जा रही हैं। हालांकि इसको देखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा जरूर संभाला था। सोना रोड के ऊपर जाम की स्थिति है, वाटर लॉगिंग की स्थिति है, जिसके चलते ये जो इलाका है आप पूरी तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे भी वाटर लॉगिंग की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। सोना रोड की तरफ ये रास्ता जा रहा है और वाहनों की कतारों के से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भारी जाम भारी बारिश के चलते साइबर सिटी के तमाम इलाकों में देखा जा सकता है। दिल्ली के मेहरौली महिपालपुर रोड पर भी हालात बदतर दिखे। इस बारिश ने दिल्ली में तैयारियों और तमाम इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। ये महिपालपुर मेहरौली मुख्य मार्ग है। महिपालपुर से मेहरौली को जोड़ने वाली सड़क, यानी कि गुड़गांव और एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क। और यहाँ देखिए आप किस तरीके से लबालब पानी भरा हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में कई सड़कों का यही हाल है। आप देखिए किस तरीके से पैदल यात्री रोड पार कर रहे हैं। एक तरफ एक लेन में सारी गाड़ियां चलने को मजबूर हैं, क्योंकि दूसरी तरफ पानी कुछ ज्यादा ही भर गया है। तमाम ऑटो रिक्शा और तमाम कार इस पानी में खराब हो गए हैं और सड़क पर ही खड़े हैं। दूसरी तरफ आप ट्रैफिक देख रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक ट्रैफिक बहुत ही स्लो है और ट्रैफिक सिग्नल का कोई काम रह नहीं गया है, क्योंकि जहां तहां गाड़ियां खड़ी हैं और बड़ी मुश्किल से यहां से बाहर निकल पा रही हैं। बादल ऐसे बरसे हैं कि दिल्ली में रिकॉर्ड बन गया है। पालम इलाके में रात 8:30 बजे तक करीब 81 मिलीमीटर की बारिश हुई है। दिल्ली से सटे इलाकों में भी आसमानी संकट का असर दिखा है। कल पूरे दिन बारिश हुई, फिर रात में बादल जमकर बरसे हैं। बीती रात नोएडा में बारिश के बाद ट्रैफिक के हालात काफी गंभीर दिखे। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि दिल्ली एनसीआर को अभी भारी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। हालात को देखते दिल्ली से सटे गुरुग्राम और गौतम बुद्ध नगर में आज सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ, दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ अभिषेक आनंद, आज तक।